सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं, उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुख हमारे चल रहे हैं। इसमें हमारे भी चल रहे हैं और ढाल में भी चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, हमारे भी चल रहे हैं। तो इसमें अब 4 गतियों के माध्यम से दुखों की चर्चा है। तिर्यंच गति के जो दुख हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब एक काम करते हैं, देखो आधा हमारी ढाल हो गई है, तो एक बार जो एक पहले छंद से लेके 8वें छंद तक हम इसको पढ़ते हैं एक बार, और जो जो जब इसको पढ़े ना, तो अब हमने जो जो पढ़ा उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करना कि क्या कहना चाह रहे हैं। शब्द तो थोड़े से ही हैं लेकिन मतलब उनका बहुत ज्यादा है, तो जितना भी मतलब शब्दों के माध्यम से समझ में आए और इनके माध्यम से और जो दुख हमको लगे वो उनको समझना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं, 8वें छंद तक पढ़ेंगे, जहां तक हमारा हुआ है वहां तक पढ़ते हैं इसको। आप भी पढ़ते जाए साथ साथ में, तो आपको भी याद रहेगा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद कियो अनादि भूल आपको भरमतवादी तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तन धार एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी लट पीपिल अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी वे क्रूर निबल पशु हति खाए भूर कबहू आप भयो बलहीन सबलनी करि खायो अति दीन छेदन भेदन भूख प्यास भार वह हिम आतप त्रास वद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न बने अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शुभ्र सागर में पर्यो। तो यहाँ तक तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन किया है। ये हम पढ़ रहे थे 8वां छंद की वध बंधन मतलब मारा जाना, बंधन मतलब बंधन में रखना इत्यादि अनेक दुख। इसके पहले के 8 कहे थे पंडित जी ने स्वयं, और यहाँ पे 2 और कहे, वध बंधन। और इस प्रकार के अनेक दुख इस जीव ने सहन किए हैं। इतने दुख हैं कि उनका कोटि करोड़ों जीवा भी कर ले, कोटि जीव ते जात न भने, करोड़ों जीवा भी कर लें तो उन दुखों का कभी अंत नहीं आएगा, कहने का, लिखने का, वर्णन करने का। इससे आप थोड़े से में बहुत समझ लेना। और इसका क्या होता है त्रियंच का, अति संक्लेश भाव से इसका मरण होता है। संक्लेश परिणाम क्या होते हैं हमने कल पढ़ा था, जो असाता वेदनी के बंध में कारणभूत परिणाम होते हैं उन्हें हम संक्लेश परिणाम कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के परिणाम हैं, मोह रूप परिणाम, विषयानुराग रूप परिणाम और द्वेष रूप परिणाम। तो इन परिणामों से, इन भावों से, इन त्रियंचों का, यहाँ पे पंचेंद्रिय की बात करना है हमें, पंचेंद्रियों का मरण होता है। और पंचेंद्रियों का इस प्रकार से अति संक्लेश भाव से यदि मरण हुआ तो फिर पंडित जी कह रहे हैं कि वो भयानक नरक रूपी सागर में जा पड़ता है। और नरक को भयानक क्यों कहा है, इसका जो वर्णन हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नरक को यहाँ भयानक क्यों कह रहे हैं, वहाँ पे कितनी वेदना है। पहली पहली पंक्ति से आपको समझ में आएगा उसमें कि कितनी वेदना है नरकों में। तो हम नरक गति का वर्णन शुरू करें। इसके पहले हमने मध्य लोक के बारे में कल थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। जितना एक्चुअली क्या है, भूमिका बनानी ना, आप छड़ाला भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब आप इसके बाद
अगला ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा या द्रव्य संग्रह पढ़ा या रत्नगण शाकाचार्य जो भी ग्रंथ पढ़ा है, तो आपको अगले ग्रंथ की भूमिका है यहाँ से तैयार होना चाहिए। जैसे रत्नगण शाकाचार्य जी पढ़ना है तो उसकी भूमिका हम चौथे ढाल में बनाएंगे, तो यहाँ से आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द्रव्य संग्रह पढ़ना है तो उसकी भूमिका बनती हुई आ रही है, यहाँ से बनाएंगे और तीसरे ढाल में वापस बनाएंगे। तो उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहें स्वाध्याय के लिए, आपको ग्रंथ पढ़ने में आसानी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर किया था ना, पहली कक्षा में ही इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि दूसरी क्लास में उसको भेजा जा सके, तो इतना यहाँ तैयारी होना चाहिए। तो एक कारण तो ये है कि अगले अगले ग्रंथ पढ़ने के लिए हमारी तैयारी थोड़ी सी हो जाए। दूसरा ये है कि इसमें ग्रेवेक ये शब्द आया है। अब ग्रेवेक शब्द आया है तो ग्रेवेक समझना है। ग्रेवेक समझना है तो तीन लोग, ग्रेवेक शब्द 2 बार आया है इसमें, तो ग्रेवेक समझना है और लोग भी समझना है। तो हम लोग समझ रहेंगे, सर्वलोक स्वर्ग समझेंगे, नरक भी समझेंगे, तो मध्य लोक भी क्यों छोड़े, हम मध्य लोक भी समझ लेते हैं। तो मध्य लोक में हम इतने ही समझेंगे जितना हमें प्रयोजन भूत है यहाँ पे ये समझने के लिए कि तिर्यंच कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि देवलोक में हम देखेंगे कि स्वर्गलोक, देवलोक में देव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नरक में नारकी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी मध्यलोक में भी, पूरा मध्यलोक तो बहुत बड़ा विशाल है, तो क्या हर जगह नारकी पाए जाते हैं क्या? तो ऐसा तो नहीं है। तो हम समझेंगे आज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मध्यलोक क्या है, कितना विशाल है और किसे हम मध्यलोक कहते हैं। तो कल यहाँ से हमने शुरू किया था, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं और फिर अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखो ये विषय जो है थोड़ा सा छह डाला के बाहर का है, लेकिन इससे थोड़ा सा ही समझेंगे हम। विषय तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। तिलोय पण्णति, त्रिलोक सा, जम्बूद्वीप पण्णति और सूत्र जी का तीसरा चौथा अध्याय, ये सब इसी पर पूरा वर्णन वहां पे मिलेगा विस्तार से पढ़ना चाहें तो। लेकिन हम इतना तो नहीं ऑब्वियसली बात है पढ़ेंगे, हम तो थोड़ा सा छड़ाला की भूमिका थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वैसे भी हम थोड़ा सा आप समझें इसको, ठीक है। तो 3 लोग हमने समझे थे पहले दिन, पहले तो 3 भुवन में सारे पढ़ा था, तब तीन तीन लोग कौन कौन से हमने वो समझे थे। तो 3 लोग का नक्शा वापस बनाते हैं और उसमें फिर हम ये देखेंगे 3 लोग का नक्शा बना के कि मध्य लोग कहाँ उसमें है। तो 3 लोग का छोटा सा नक्शा मैं इधर बनाता हूँ वापस से। ये 3 लोग का नक्शा सबको याद है, अच्छे से बनाना भी आ गया होगा। इस प्रकार से 3 लोग का ये नक्शा है, ठीक है, थोड़ा सा ये सिमेट्रिक है। अब इसके अंदर 3 लोग के नक्शे में हमने देखा था कि पहले दिन जब समझ 3 लोग पढ़े थे हमने, तब देखा था कि 7 पृथ्वियां हैं, टोटल 8 पृथ्वियां होती है। लेकिन हम जिस पृथ्वी से पे खड़े हैं अभी, ये पहली पृथ्वी है, इसके नीचे 6 पृथ्वियां और है और एक पृथ्वी जो सिद्धशिला है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 8 पृथ्वियां होती है। तो हमें 7 पृथ्वी बनाई थी, तो पहली पृथ्वी यहाँ से शुरू की थी बनाना। अलग कलर में बना दें इसको, चलो इस कलर में पृथ्वी को इससे बना, इस कलर से बनाते हैं, चलो। तो ये पहली पृथ्वी ऐसी बनाई थी, पहली पृथ्वी है ये, सॉलिड है ये, ठीक है। इसके नीचे दूसरी पृथ्वी ऐसी बनानी है। इस प्रकार से 7 पृथ्वियां बनानी, 7 बना नहीं रहे हम, अब बना लेना 3 4 5 6 7, इस प्रकार से एक के नीचे एक पृथ्वियां हैं, ये सॉलिड बनानी पृथ्वियां, ठीक है। इस प्रकार से पृथ्वी बन गई है। अब पृथ्वी में जो पहली पृथ्वी है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इसका मतलब कि मध्य लोग यहीं कहीं हैं, हम मध्य लोक में विराजमान है ना। तो मध्य लोग इस पृथ्वी में कहाँ है, वो हमको कल पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें क्या करा था हमने कल कि यहाँ से एक ऐसी त्रस नाड़ी बनाई थी, त्रस नाड़ी बनाई थी क्योंकि इसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। 7वीं पृथ्वी तक ले गए थे इसको, नीचे यहाँ से ऊपर लेके इस प्रकार से ये त्रस नाड़ी बनाई थी। त्रस नाड़ी इसलिए बना रहे थे क्योंकि इसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। त्रस मतलब 2 इंद्रिय से आदि जो जीव हैं सब इसी में पाए जाते हैं। तो इस त्रस नाड़ी में देव पाए जाएंगे, इसी त्रस नाड़ी में नारकी पाए जाएंगे, इसी त्रस नाड़ी में मनुष्य पाए जाएंगे, उसी त्रस नाड़ी में जो 2 इंद्रिय से आगे के त्रियंश, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रियंश इस त्रस नाड़ी के अंदर ही पाए जाएंगे। तो इस त्रस नाड़ी के बाहर क्या है फिर, इसलिए त्रस नाड़ी बोलते हैं कि त्रस जीव जिसमें पाए जाए त्रस नाड़ी, ठीक है। तो इस त्रस नाड़ी के बाहर क्या है वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन शॉर्ट में एक ही त्रस नाड़ी के बाहर सिर्फ एकेंद्रीय जीव ही पाए जाते हैं। एकेंद्रीय का वर्णन हम पढ़ चुके हैं। तो इस त्रस नाड़ी के बाहर है, त्रस नाड़ी के अंदर सिर्फ त्रस जीव ही पाए जाएंगे, तो सभी इसके अंदर पाए जाएंगे। अब त्रियंश भी जो त्रस हैं, जिन त्रस की बात कर रहे हैं हम इसमें अभी जो पढ़ रहे हैं, उसमें त्रस त्रियंश कहाँ पाए जाते हैं, तो इस त्रस नाड़ी के अंदर ही पाए जाएंगे। वो मध्य लोक में पाए जाएंगे, तो बड़ा आसान हो गया फिर उनका एरिया कहाँ पाए जाएंगे। फिर वो त्रस नाड़ी के भी अंदर है, मध्य लोक के भी अंदर है, तो इसके अंदर कहाँ पाए जाएंगे। तो इसके लिए अपने हमने कल एक एरिया बनाया था कि इसके अंदर ही पाए जाएंगे। तो ये जो एरिया बनाया था कल कि ये पृथ्वी है ना, अब देखो ये पृथ्वी को मैं थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ इधर। ये जो पृथ्वी बनाई थी ना मैंने यहाँ पे, ये जो पृथ्वी बनाई है वाली, ये आपको बड़ा दिख रही है ना, ये इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं इधर, तो कि बड़ा बनाएंगे तो अपन समझने में आसानी रहेगी। तो इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं, ये एक्सपांड हो गई, ठीक है। इसको पूरा भर दो आप सॉलिड से,
क्योंकि ये इसमें क्या है कि सॉलिड है ना, ये तो ये पूरी भरा गई। सॉलिड है, पृथ्वी सॉलिड रहती है, हॉलो तो रहती नहीं ना, सॉलिड है। हॉलो कहाँ से रहेगी, वो अपना जब नरक का विषय पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी बन गई। अब इसके अंदर, अब ये पृथ्वी में हम खड़े हैं ऊपर, ठीक है, तो मध्यलोक इसमें बनाना है कहीं, तो कहाँ बनेगा? तो कल बताया था कि कुछ नहीं, आपको बड़ा आसान है बनाना इसको, कि इसके बीचों बीच जो है एक मेरू, एक पर्वत बनाना है, पर्वत, इसके बीचों बीच ऐसा एक पर्वत खड़ा कर देंगे, ठीक है। ऊपर रहेगा ये, अब जमीन में भी गड़ा रहेगा ना थोड़ा सा, तो कुछ हिस्सा जमीन में भी गाड़ देंगे, यहाँ पे ये जमीन में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का नाम है, देखो 5 मेरू आपने पढ़े होंगे, मंदिरों में भी आपने देखे होंगे, 5 मेरू होते हैं ना, तो उसमें से एक मेरू ये है, उस 5 मेरू में से बीच वाला जो मेरू है उसका नाम है सुदर्शन मेरू। सुदर्शन मेरू, तो सुदर्शन मेरू बनाया है हमने, और इसको बार बार सुदर्शन मेरू नहीं बोलते, और सुमेरु भी बोलेंगे तो चल जाएगा, सुमेरु बनाया हमने, ठीक है। सुमेरु पर्वत बना दिया बीच में, इतना आ रहा है समझ में? अब मध्यलोक कहाँ है? तो ये जो सुदर्शन मेरू की जो ऊंचाई है उतना मध्यलोक है। तो ऊंचाई मतलब कहाँ से लेनी है, कि ये जमीन से, ये यहाँ से लेना है इतना, इसके ऊपर है मध्यलोक इस हिस्से में, और ये जो ऊंचाई है इसकी, इसके नीचे है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ग्रीन के अंदर जो बनाया है ये मध्यलोक है। तो कितना है इसकी अवगाहना, कितनी है सुदर्शन मेरू की? तो कल बताया था 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन, इतनी इसकी ऊंचाई है। उसमें जमीन के अंदर कितना है ये? तो जमीन के अंदर 1,000 योजन, जमीन के अंदर है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है इसको, अब इसको बता नहीं पाएंगे, छोटा सा ही है ये। यहाँ 1 योजन, 1,000 योजन जमीन के अंदर है, और जमीन के ऊपर जो दिख रहा है वो 99,000, सॉरी 99, हाँ 99,040 योजन है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1,40,000 योजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना जो है 1,40,000 योजन, ये मध्यलोक की ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई आ गई, हम अब लंबाई चौड़ाई निकालनी है अपने को, तो बड़ा आसान है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ये दिख रहा था ना, यहाँ पे ये पूरा, इसको अपन एक्सपांड किया था, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैं दूसरे कलर से करूँ यदि, तो यहाँ पे ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, इसको यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे, ये जो चीज, इसको यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ मैं, ये इसको, ठीक है। तो ये जो चीज यहाँ पे बताइए ऐसी, तो इसकी अब मध्यलोक बनाना है इसमें, तो इसकी ऊंचाई आ गई है, अब लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो एक लंबाई तो यहाँ से आ जाएगी, लंबाई कितनी हो गई कि जितनी इसकी उतनी पूरे एंड तक इसको ले जाना। तो ये हो गई इसकी लंबाई, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, इस प्रकार से ये इसकी लंबाई हो गई, और ये ऊंचाई भी हो गई इसकी। तो लंबाई आ गई, ऊंचाई आ गई, अब चौड़ाई बची। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो लंबाई और चौड़ा आप ऊंचाई में देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी मध्यलोक नहीं है। पृथ्वी जहाँ पे हम खड़े हैं उससे 1,000 योजन नीचे जाना है, बस वहां पे मध्यलोक खत्म हो जाएगा। उतना ही मध्यलोक, उसके नीचे फिर यहाँ से जो है ये दिख रहा है, यहाँ से ऊर्ध्वलोक, अधोलोक शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाएगा, तो ये ऊर्ध्वलोक हो गया। ये नीचे यहाँ से ये जो ये ना, इसकी जड़, जड़ के नीचे से अधोलोक हो गया, अधोलोक। और ये बीच में जो बता रहे हैं ग्रीन, ग्रीन में बीच बीच का जो ग्रीन है, ये मध्यलोक हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में? तो पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की पूरी मोटाई नहीं लेना है, सिर्फ 1,000 योजन नीचे जाना है, वहां पे मध्यलोक की सीमा आ जाएगी, बाउंड्री आ जाएगी। तो बाउंड्री कैसे आ जाएगी? तो ऐसा कुछ प्लेट नहीं डली हुई है वहां पे स्टील की, कि भाई ये कटेले झाड़ लगे या फर्श लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य, वो जो मेरू है उसके वहां से मध्यलोक की वहां तक मानी गई है। ऊपर भी कोई ऐसा छत आ जाएगी, ऐसा नहीं मध्यलोक में कोई छत होगी कि ग्रीन ग्रीन आपने बनाया तो कोई ग्रीन क्या बॉर्डर है सीमेंट कंक्रीट की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो मेरू के ऊपर जो आपको से लाइन डालनी है, वो मध्यलोक की बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार साइड में भी ऐसा ही है, साइड में कोई ऐसा कोई ईंट की दीवार लगी हुई ऐसा नहीं है। तो ये मध्यलोक हो गया। अब इसमें कल एक चीज मैंने बोली थी, उसको आप करेक्ट कर लेना, कि ये जो मध्यलोक है ये इसकी ऊंचाई और चौड़ाई तो हो गई, लेकिन जो लंबाई है ना, वो लंबाई 1 राजू बोली थी कल। तो 1 राजू त्रस्त नाड़ी के अंदर तो 3 इंच पाए जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन मध्यलोक का यदि कोई पूछे कि कितना डायमेंशन है, तो वो 1 राजू चौड़ाई तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 राजू बनाई थी ना हमने कल, 1 राजू, ये तो 1 राजू हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1,40,000 योजन हो गया, है ना, 1,40,000 योजन, इतना हो गया। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आया समझ में। 1 राजू कैसे आया? ये कि 1 राजू ये था अंदर का, ये 1 राजू था, 1 राजू पूरा का पूरा यहाँ आ गया। अब मध्य लोक को, ये जो फिगर बनाया था ना यहाँ पे साइड में, इस फिगर को
लेफ्ट वाला जो फिगर है, इसको यदि मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा, लंबा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ ऐसा दिखेगा, लाइन डालना पड़ेगी इसमें से, हम जो ईडी में डालते हैं ऐसे डॉटेड डॉटेड बना के डालते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ऐसे डॉटेड डॉटेड, क्योंकि ये जो लाइन है दिखेगी नहीं ना ऊपर से, ये लाइन बनानी है तो ऐसे डॉटेड दिखेगी। तो ये फिर ये लाइन है डॉटेड डॉटेड जो बनी है, ये एक राजू हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा वो बना रहे हैं, सामने से देखने पे तो दिख रहा है ये, ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा, ये नीचे तक ले जाना है इसको, रेक्टेंगल दिखेगा ये इस प्रकार से। ये त्रसाड़ी नहीं है, हो ऐसा मत समझना त्रसाड़ी बना है यहाँ पे। ये तो क्या है कि ये जो दिख रही है, जो अंदर की लाइनें हैं कमर वाली, ये वेस्ट लाइन जो है, ये वेस्ट लाइन ऐसे दिखेगी, डॉटेड में बनाया है क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना अपन, ऐसे दिखेगी वो। अब ये जो एक राजू है, इसके अंदर कल बताया था, ये जो ब्लू वाली जो ऊपर है, ब्लू वाली, ये ब्लू वाली सेंटर में बनानी है। अब देखो ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, जैसे ट्यूबलाइट होका है, सामने से देखने पे तो ऐसा दिखता है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पे ऐसा दिखता है, लेकिन उस ट्यूबलाइट होके ऊपर से देखेंगे तो स्क्वायर शेप का दिखेगा ना वो। तो स्क्वायर का शेप का बना है यहाँ पे, तो बीचों बीच बनाना है स्क्वायर का शेप यहाँ पे ऐसा। ये हो गई त्रस नाड़ी। तो ये हो जाएगा एक राजू, ये भी एक राजू की है, एक राजू। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब ये जो पृथ्वी बनी हुई थी ना यहाँ पे ऐसी, ये पृथ्वी बनी हुई थी ना, जिसको ऊपर से देखेंगे हम, तो ये पृथ्वी जो है ऊपर से देखने पे पूरी एंड तक फैली हुई है। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको ये, कि यहाँ तक फैली हुई है ये पूरी, पहली पृथ्वी हो, पहली बना रहा हूँ मैं, ये पहली पृथ्वी जो है पूरी ऐसी यहाँ तक फैली हुई है, ये पूरी यहाँ पूरी पृथ्वी ऐसी हो जाएगी ये। समझ में आया? ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा आपको जरूर। सामने से वापस देखो, स्टार्टिंग से चलते हैं अपन। ये 3 लोग का नक्शा था, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाई थी ये पृथ्वी, पहली पृथ्वी, जिसको यहाँ पे एक्सपांड किया है ऐसा। ये समझ में आ गया होगा, ये तो आसान था। अब ये जो व्यू है लेफ्ट वाला, ये जो व्यू है लेफ्ट वाला, इसको ऊपर से देख रहे हैं हम, तो ऊपर से देखने पर एक ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर से देखने पे ऐसा क्यों दिखेगा? अब थोड़ा कोई आपको, क्योंकि इसकी वो भी है ना, कल एक बार पहले 3 डायमेंशनल फिगर बताया था कि डेप्थ भी है, तो डेप्थ देखेंगे तो कैसे दिखेगा, डेप्थ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। उसमें जो पहली पृथ्वी थी वो साइड से देखने पे ऐसे दिख रही है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पहली पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसको ऊपर से देखेंगे पृथ्वी को तो पूरी फ्लैट दिखेगी ना, तो फ्लैट कहाँ से कहाँ तक दिखेगी, तो यहाँ बना के रखा ना, ये जो हेचिंग करी हुई है, ये पूरी फ्लैट दिखेगी ऐसी। समझ में आया? आ रहा है समझ में? ये त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी जो ऊपर से सामने से देखने पे ऐसी दिख रही थी, ऊपर से देखने पर ब्लू ब्लू इतने से दिखेगी बस वो। ट्यूबलाइट को ऊपर से देखेंगे, ट्यूबलाइट के होके को, तो ऊपर ये क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा दिखेगा बस, ये ऐसा। ये समझ में आया? बताओ, नहीं समझ में आया तो आपको समझाते हैं एक बार, या जो समझ में नहीं आया वो पूछो आप, तो आप और भी लोगों को समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? किसी की आवाज नहीं आ रही भाई है। एक बार फिर से। एक बार फिर से। मेरे और को एक्चुअल में ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक के अंदर ये जो मतलब अपन ने जो डिवाइडेशन किया हुआ है हाँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है। हाँ, डिवीजन जो किया वो डिफिकल्ट पड़ रहा है, ठीक है। और कोई से कोई प्रश्न है? ठीक है, चलो पहले तो ये अपन ये समझते हैं, क्योंकि ये समझने में भी दिक्कत आ रही है, तो ये नीचे वाला छोड़ो फोटो, तो ये समझते हैं ऊपर वाले जो 2 फोटो बनाए हैं। तो यहाँ से वापस शुरू करते हैं हम, कि ये जो 3 लोग का नक्शा बनाया था उसके अंदर यहाँ पे जो ब्राउन वाला, ये जो ब्राउन है इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ऑरेंज से कर देता हूँ। ये जो ऑरेंज है, ये देखो, ये हम बोल रहे हैं कि ये पहली पृथ्वी है, इतना तो समझ में आ रहा है। इसके नीचे दूसरी पृथ्वी बनी थी, सॉलिड सॉलिड, ये समझ में आ रहा है। तीसरी बनी, चौथी बनी, 7 तक बनानी है हमको, 7 की हमको जरूरत नहीं है, आज हम एक पहली वाली से काम चला रहे हैं। तो ये पहली जो पृथ्वी ऑरेंज वाली बनी थी, मैंने उसी को यहाँ पे इस कलर से बना दिया, ये देखो, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये इस प्रकार से पहली हो गई ऑरेंज। इसको बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा एक्सपांड कर दिया उसको, इतना इतना यहाँ तक क्लियर है। अब प्रश्न, ये तो पहली पृथ्वी बनाई है, अब इसमें मध्य लोक कहाँ है, पहली पृथ्वी में कितना है, कितना प्रमाण लेना है, कितनी ऊंचाई लेनी है, कितनी लंबाई लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है मध्य लोक की, ये समझना है। तो बड़ा आसान है, इसके बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत बनाना है जिसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन है। मध्य लोक की ऊंचाई उतनी है जितनी सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, बस, बड़ा आसान है। तो मध्य लोक का सुमेरु पर्वत बनाया बीच में, यहाँ बनाया, इसको ऑरेंज से बनाया था पहले, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये इसको रेड से कर देते हैं, ये रेड, ये रहा।
ये सुमेरु पर्वत बनाया हमने, ठीक है। पृथ्वी में बनाया है अभी, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई निकाल लो इसकी कितनी है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन में बनाई है, ये नीचे इसकी बाउंड्री आ जाएगी मध्यलोक की, पृथ्वी भैया के नीचे और पृथ्वी के ऊपर इतनी आ जाएगी। भैया हाँ बोलो पायल। हम तो है ना, मतलब इस पृथ्वी पर नहीं रहते, सिर्फ उस मध्य लोक में रहते हैं। हाँ, ये पूरी पृथ्वी पे हम देखो एक्चुअली पृथ्वी क्या, पर रहते हैं। हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी मध्यलोक का ही भाग है। लेकिन हमारी सीमाएं कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकते हैं। यदि नीचे गए हम तो मनुष्य कहाँ तक जा सकता है, मध्यलोक के बाहर नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार ऊपर गए तो कितना जा सकते हैं, मध्यलोक के बाहर नहीं जा सकते, हमारी सीमाएं हैं ये। तो ऊपर नीचे की सीमा बता रहे हैं हम। पृथ्वी को यदि खोदा तो मनुष्य कहाँ तक, अच्छा, थ्योरेटिकली कहाँ तक जा सकता है, थ्योरेटिकली। हाँ, प्रैक्टिकली तो खोल नहीं पाएंगे इतना, लेकिन थ्योरेटिकली गया तो क्या कितना चाहिए? जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि 1000 योजन नीचे जमीन को खोद के जा सकते हैं हम। ऊपर गए तो कितना जा सकते हैं, 99,040 योजन ऊपर जा सकते हैं हम, जहाँ बैठे हैं अभी उससे। ये मध्य लोक की तो सीमा भाई जो है। विज्ञान बोलता है चांद और सूरज और मंगल पे जाने की बात करता है, वो क्या चीज है? हाँ, तो इसमें आएगा ना वो, अभी जब ज्योतिषी पढ़ेंगे इसमें आएगा क्या है वो। अच्छा, अंदर ओके। ही है वो सब, मध्यलोक में ही है सब। अच्छा, मध्यलोक में ही है ना, सीमा मध्यलोक के बाहर है। मतलब चांद सूरज मध्य लोक के अंदर ही है। हाँ हाँ हाँ, सब मध्यलोक में है। तो भैया ये तो बोलते, जैसे अपन जो गोल पृथ्वी जो अपन को मैप में बताते हैं उस पे रहते हैं, मतलब तो वो तो उसके ऊपर है ना, बहुत दूर। नहीं, अब तो ये फिर मध्य लोक में कैसे आ गए? नहीं नहीं, पहली दो दो चीजें हो गई, दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो ये कि मध्यलोक के बाहर कैसे आ गए। तो भाई मध्यलोक की सीमा बता रहे ना हम कि 99,040 योजन तक है वो, हम्म। 99,040 योजन। हाँ, तो 99,040 योजन के अंदर अंदर आ जाएंगे ये, बस। अच्छा। 99,040 योजन है ये, 99,040 किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। एक योजन में। और हाँ दूसरा, जैसे साइंस के हिसाब से पृथ्वी गोल है हाँ और जैन धर्म के हिसाब से स्क्वायर है। हाँ हाँ। तो अभी क्या है कि अभी पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं हम। अभी तो जिस पृथ्वी पे रहते हैं ना, अभी जो पृथ्वी बनाएंगे ना, इसमें जिस हिस्से में हम रहते हैं वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका। अभी तो आप ये इससे कंफ्यूज मत हो कि ये इतनी बड़ी पृथ्वी पे हम रहते हैं। अभी तो हम ये सब कुछ नहीं है, तो बहुत छोटा सा हिस्सा बनाने वाला है इसमें से जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो छोटा सा हिस्सा लेकिन बनेगा। भैया हाँ लेकिन भैया ये बताओ, जैसे पृथ्वी तो यूं जो उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक ग्रह है, और ये चांद सूरज भी एक ग्रह है, तो ये तो पृथ्वी पूरी एक अलग ग्रह हो गई, और ये फिर उससे अलग ग्रह हो गए, तो फिर ये उसके अंदर ही कैसे आएंगे मध्यलोक में ही? नहीं, पहली बात तो ये है कि पृथ्वी ग्रह नहीं है, चांद सूरज भी ग्रह नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये। तो फिर ये नवग्रह अपन क्या पढ़ते? हाँ, ये मेरा प्रश्न है। आप जो पढ़ाते हैं आपको नौग्रह, उनसे मेरा प्रश्न पूछना ये कि नौग्रह कहाँ से लेके आए, आगम में कहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, आप जिन्होंने आपको बताया उनसे आप पूछना कि नौग्रह जिनालय नाम रखा आपने, कहाँ से लेके आए नौग्रह जिनालय नाम, आप कहाँ लिखा है आगम में। हम भी तो हाँ। पढ़े। तो यहाँ पे तो देखो जो चल रहा है, जो हमने पढ़ा है और जो चल रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पे, जो जो जैसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। नौ ग्रह ये जैन शास्त्रों का तो शब्द ही नहीं है, ये हिंदू शास्त्रों से उठा के लेकर आ गए हैं बिना सोचे समझे, वो चल रहा है बस वो। और उसमें जो नौ ग्रह बताए हैं उसमें सूरज को भी ग्रह बताया हुआ है, ऐसा। सूरज को भी, राहु केतु और पृथ्वी सबको ग्रह बताया उसमें, जो भी है उनकी मान्यता। जैन धर्म में 88 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह नहीं होते हैं। 88। अच्छा। तो अभी तो हम आगे चलते हैं, हमारा वर्णन जब आएगा तब करेंगे। अभी देखो आप आता है कि नहीं छड़ाला में, यदि हम ज्योतिषी देव पढ़ेंगे विस्तार से तो ज्योतिषी देव में थोड़ा सा वर्णन कर लेंगे कहाँ पाए जाते हैं। अभी जो त्रियंश कहाँ पाए हम्म। जाते हैं वो वर्णन करना है, हाँ। ठीक है। तो हमारे जो डिस्कशन है वहीं तक सीमित रहेगा। तो ये अब पृथ्वी, हाँ, तो ये पृथ्वी जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो इतनी विस्तार वाली है, लेकिन उसके ऊपर छोटे से हिस्से पे हम रह रहे हैं, वो हिस्सा बताया नहीं अभी मैंने कहाँ पर है। अभी तो आप, क्योंकि वो ये तो एक राजू है ना, अभी एक राजू कितना होता है, असंख्यात किलोमीटर। और हमारी पृथ्वी क्या है, जरा सा है भाई, थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, खत्म। इससे ज्यादा नहीं है, 3,000 किलोमीटर इधर जाओ, 3,000 किलोमीटर इधर जाओ, खत्म हो जाएगी। और ये है कितना, असंख्यात किलोमीटर। तो ये अभी हमारी पृथ्वी कहाँ है, वो पृथ्वी इस पृथ्वी के अंदर कहीं है, कहाँ है वो देखते हैं अभी थोड़ी देर से। तो ये हो गया, इतना समझ में आया। ये बीच में सुमेरु पर्वत बनाना है, और ऊपर ये एक ग्रीन कलर की बॉर्डर है, ऊपर ऊपर वाली बॉर्डर है सुमेरु पर्वत की शिखर से लेना है पैरेलल लाइन, पृथ्वी के पैरेलल। और नीचे एक लेना है, ये मध्यलोक इसके अंदर पाया जा रहा है। तो ये उसकी ऊंचाई आ गई है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई जितनी यहाँ तक चौड़ाई लिखी थी ना, ये चौड़ाई जो लिखी थी लेफ्ट वाले फिगर में, बस ये चौड़ाई यहाँ पे लेना है, ये चौड़ाई आ गई। इस प्रकार से कितनी है ये, एक राजू। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई 3 विमाएं रहती है ना,
तो इसकी लंबाई के लिए क्या करना है कि इसमें दिखेगी नहीं लंबाई, तो इस डायग्राम को ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ऊपर से देखने पर ये डायग्राम ऐसा बनेगा जैसे नीचे बना हुआ है। कौन सा वाला डायग्राम? ये ऊपर वाला डायग्राम। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये इस प्रकार से ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बन गया ऐसा, है ना? ऐसा बन जाएगा। ये अब समझ में आ रहा है कैसा बनेगा? ये चौड़ा, एक्चुअली ये मोटाई, एक मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, ये वाला, इसको इमेजिन करो कि एक व्यक्ति है जिसने अपने पैर चौड़े कर रखे हैं और हाथ जो है फोल्ड करके कमर पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम है ये इसके हाथ बन गए ऐसा ही है, हाथ, है ना? और ये पैर चौड़े कर लिए इसने, ये पैर चौड़े कर लिए। ठीक है, और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बनाने 7 व्यक्ति एक के पीछे एक खड़े हुए हैं लाइन से। ऐसा के ऐसे ही 7 व्यक्ति एक के पीछे एक दिख ही नहीं रहे हैं। आगे से देखेंगे तो एक ही व्यक्ति दिखेगा, लेकिन जो ऊपर से दिखेंगे तो वो 7 व्यक्ति दिखेंगे हमको। तो वो जो ऊपर से देखेंगे तो कुछ मोटाई दिखेगी ना उसके 7 व्यक्तियों की, तो ये 7 हो गए, ये 7 राजू। इस प्रकार से ऊपर से देखने पे वो मोटाई भी दिखेगी उसकी, तो ये 7 राजू की मोटाई दिखी उसकी ऊपर से देखने पे। और ये जो दिख रहा है ये हाथ की कोहनी दिख रही है यहाँ से, ये कोहनी, इधर वाली कोहनी, इधर वाली कोहनी की लाइन बनाई है, और ये कमर की लाइन ये दिख रही है, कमर की लाइन है। ठीक है, आया समझ में? अब तो आ गया होगा। कोहनी की लाइन ये है, सबकी कोहनियां ये रही, 1 2 3 4 5 6 7, सबकी कोहनी ऐसी बता देना यहाँ पे। ये जो लाइन दिख रही है कोहनी वाली लाइन है ये सब। ठीक है, और ये जो लाइन है कमर की लाइन है, इधर वाली, अंदर वाली। आया समझ में? अब बीचों बीच त्रस नाड़ी बनाई थी ऊपर, तो नीचे भी त्रस नाड़ी बना देंगे। तो त्रस नाड़ी कैसी बनी थी? ट्यूबलाइट खोखे वाली बनी थी, ये ब्लू वाली, ये ऊपर वाली, ये ब्लू में जो थी त्रस नाड़ी बनाई थी। तो ट्यूबलाइट खोखा सामने से देखने पे ऐसा दिख रहा है, ऊपर से देखने पे स्क्वायर शेप का दिखेगा, और सेंटर में बनाना है उसको बिल्कुल, तो सेंटर में बना दी त्रस नाड़ी। आया समझ में? और ये जो बताइए ब्राउन ब्राउन में, ये ब्राउन में पहली पृथ्वी कहाँ है? इसमें से 7 पृथ्वी बता सकते हैं हम लोग। इसके नीचे एक के नीचे एक 7 तो बताएंगे तो, लेकिन दिख नहीं पाएगी ना, 7 साइड से दिखाएंगे तो देख पाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे तो कैसे देखेंगे? पहली पे हमारी दृष्टि अटक जाएगी, तो पहली बना देते हैं बस हम। तो पहली पृथ्वी जो बनी ब्राउन वाली, जो ऊपर ऑरेंज ये बनाई ना, ये नीचे ब्राउन में यहाँ पे बनाया है ऐसा, ये पहली पृथ्वी हो जाएगी। पूरी भर देना इसका सॉलिड, ये पहली पृथ्वी। अब आया समझ में? तो पहली पृथ्वी की, हाँ आ गया। हाँ, पहली पृथ्वी की चौड़ाई कितनी हो गई? 1 राजू। लंबाई कितनी हो गई? 7 राजू, पहली पृथ्वी की। उसकी कुछ मोटाई भी है, मुझे ख्याल में नहीं है, लेकिन वो उसकी कुछ मोटाई भी है, वो राजुओं में नहीं है, वो कुछ कोस में है। ठीक है, आ गई। तो ऐसा फ्लैट बनाना है पूरा, ऐसा फ्लैट फिगर बनाना है, ऐसा बनाना है फ्लैट। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं अभी, अब मध्यलोक की बात अब करेंगे। ये पृथ्वी हो गई। अब इस पे मध्यलोक, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो मध्यलोक कितना हो जाएगा भाई? मध्यलोक की ऊंचाई तो ये होगी मेरू के बराबर, चौड़ाई हो गई है कमर के बराबर, और इसकी लंबाई कितनी हो गई कि वो 7 लोग खड़े थे ना, तो 7 की कमर की जितनी मोटाई हो गई अब 7 की मिला के, उतनी उतनी मिला के इसकी मध्यलोक की क्या हो जाएगी? मोटाई। तो मध्यलोक के लिए यहाँ बनाया हम नीचे, जैसे यहाँ बनाया था, सिर्फ सिर्फ पृथ्वी का ही बनाया, तो ये मध्यलोक ऐसे नीचे बनाना पड़ेगा, इतना इतना बड़ा हो जाएगा, ये नीचे तक जाएगा 7 राजू। फिगर तो स्केल पे नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये नीचे तक, पूरा नीचे तक 7 राजू तक इसको ले जाना है, तो ये पूरी पृथ्वी यहाँ बन जाएगी। मतलब उसी पृथ्वी को हम यहाँ इनलार्ज करके बता रहे हैं। अब ये जो पृथ्वी ऊपर बनाई थी ना ऑरेंज में, ये पृथ्वी अब ये नीचे ऐसी हो जाएगी ऑरेंज में, ऐसी ये पूरी हो जाएगी सॉलिड ऑरेंज में। ठीक है, ये होगा, समझ में आया इतना? अब इसके अंदर आगे समझ में, अब इसके अंदर बीचों बीच एक बाय एक राजू का हमें त्रस नाड़ी भी बनानी है, तो ये त्रस नाड़ी बना देंगे, एक बाय एक राजू की बीचों बीच बनानी है, जैसे यहाँ बनाई थी उसको इनलार्ज करके यहाँ बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एक राजू ये, एक राजू ये ब्लू वाला, टोटल हो जाएगा 7 राजू। अब मध्य लोग कहाँ हैं और तिरंज कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। इतना समझ में आया? उसके पहले किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो। तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से मध्य लोक में तिरंज कहाँ पाए जाते हैं, ये समझ में आ गया? नहीं आया आ समझ गया में? भाई, आ गया। आ गया। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई बोल भी रहा है समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करूँ अब मैं, आगे चले यहाँ से? आ गया समझ में, चलो बढ़िया है। तो ये अब मध्यलोक में, क्या बोल रहे हो मामा जी, नहीं आया समझ में? मामा जी की आवाज नहीं आ रही है।
आया, समझ में आया। आ गया, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। चलो अब सब लोगों की हाँ हो गई है लगभग लगभग, अब आगे चलते हैं। तो अब मध्यलोक में त्रियंश कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो मध्यलोक, अब पूरा इसको हटाते हैं, मध्यलोक बनाते हैं बस। मध्यलोक समझ में आ गया है हमें। तो अब जो मध्यलोक है इसको हम ऐसा बना लेते हैं। ये मध्यलोक हो गया, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है अब ये। ठीक है, ठीक है, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखा था ये। उस साइड और एक एक बाय एक राजू की त्रसनाड़ी ऐसी थी ये। ठीक है, और बीच में एक, हमने बताया था कि बीच में एक सुमेरु पर्वत है, तो डॉट लगा दिया बस सुमेरु पर्वत का एक। इतना इतना तो आ गया समझ में हमें। तो ये जो है एक राजू ये हो जाएगा, एक राजू ये हो जाएगा, और ये 7 राजू, एक के पीछे एक लोग खड़े हुए थे, 7 लोग खड़े हुए थे, 7 राजू ये हो गए। ठीक है, अब ये फिगर ऑब्वियसली बात है कि एक राजू तो ये 7 राजू फिगर पे हो नहीं सकता है, लेकिन फिगर जितने भी रचनाएं बनाते हैं ना मध्यलोक की, कभी फिगर तो स्केल पे बनता ही नहीं है। वो फिगर हमेशा बिगर विदाउट स्केल ही बनता है, हम भी विदाउट स्केल ही बनाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। स्केल पे बने नहीं सकते उसको, क्योंकि तो फिर बाकी रचना बहुत छोटी हो जाएगी या फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया है। अब इसके अंदर कहाँ त्रियंश पाए जाते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी और बहुत मतलब थोड़ा संक्षेप में पढ़ना है अपने को, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का था, उसके आसपास जो है 50,000 योजन का एक सर्कल, रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ऐसा ऐसा एक सर्कल बनेगा 50,000 योजन का, मतलब टोटल इसका डायमीटर हो जाएगा 1 लाख योजन। डायमीटर समझ में आता है ना, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या और व्यास में मुझे पता नहीं है, लेकिन डायमीटर मतलब जो बड़ा वाला है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं कि व्यास बोलते हैं, जो भी बोलते हैं डायमीटर को। अब ये डायमीटर बना दिया 1 लाख योजन का, तो व्यास बोलते हैं। हाँ व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लाख योजन का व्यास वाला एक सर्कल बनाना है, बना दिया। सुमेरु पर्वत से 50,000 का रेडियस लेना है, त्रिज्या लेनी है, और ऐसा गोल सर्कल बना देना है सुमेरु पर्वत से मध्यलोक में। एक बना दिया ऐसा। अब क्या करना है कि यहां से ये 1 लाख योजन था, 1 लाख योजन, 1 लाख, यहाँ लिखते हैं अब 2 लाख योजन। तो 2 लाख योजन का यहाँ से लेना है, यहाँ से, और एक सर्कल और बना देना है ऐसा, जो इसको बिल्कुल कोसेंट्रिक हो। इस प्रकार से कोसेंट्रिक बनाना है, और कोसेंट्रिक जितना बन सकता है मैं से यहाँ पे उतना बना दूंगा मैं। कोसेंट्रिक बना दिया, बना दिया। अब क्या करना है, 4 लाख का लेना है एक रेडियस यहाँ से, मतलब रेडियस 4 लाख का नहीं रहेगा अब, 4 + 2 + आधा, तो 6.5 लाख योजन इतना एक रेडियस लेना है। तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस लेके 4 लेगी, तो 4 लाख का लेना है, एक सर्कल और बनाना है ऐसा। ठीक है, अब ये बाहर चले गया है, बाहर नहीं आना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, एक नया डायग्राम बना लेता हूँ। अब ये तो आपको समझ में आ गया इसके अंदर बनाना है। अब मैं आसपास की चीजें नहीं बनाता, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो फिगर जो है वो स्केल पे कोई बने नहीं पाएगा। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये हमारा सुमेरु पर्वत था बीच में। ठीक है, सुमेरु पर्वत पे ये बनाया था हमने 1 लाख योजन का ऐसा सर्कल। फिर यहाँ से 2 लाख योजन नापना थे, और फिर एक सर्कल और बनाना था, ये 2 लाख योजन। फिर यहाँ से 4 लाख योजन नापने थे, 4 लाख योजन का एक सर्कल और बनाना था ऐसा। फिर यहाँ से 8 लाख योजन नापना है, डबल डबल करते जाना है, मतलब यहाँ पे एक सा बनाना है। ठीक है, कितने बन गए ये। अब देखो क्या अब करना क्या है, इसमें बना तो दिया, सब पृथ्वी के ऊपर से देखना है, मतलब तो पहले ही पृथ्वी को ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी। तो क्या है, ये सर्कल का क्या बनाए हैं, तो ये जो पहला बनाया है, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब सॉलिड हिस्सा जो दिखता है ऊपर से वो है। ठीक है, इसको बोला द्वीप। ठीक है, और ये जो नीला नीला, नीला तो सब बना ही दिया है, लेकिन और यहाँ पे जो दूसरा सर्कल है, यहाँ पे बनाना है समुद्र, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, समुद्र है, समुद्र, ये हो गया समुद्र। ठीक है, फिर ये जो समुद्र के बाद यहाँ से ये जो नीला नीला था, वापस नीला नहीं बनाना चाहिए था अपने को, ब्राउन बनाना था। चलो ये ब्राउन है, और ये ब्राउन वापस, ये एक और ये ब्राउन जो है, ये बनाना है वापस, ये वापस द्वीप है। फिर ये नीला है यहाँ पे, ये 8 लाख योजन वाला, ये पूरा वापस समुद्र है। ठीक है, एक और बनाना पड़ेगा अपने को। अब समुद्र के बाहर एक सर्कल और बना दें हम, एक सेकेंड, अपने को बस ये देखना है कि तिरंज कहाँ पाए जाते हैं, उसके लिए एक और बनाना पड़ेगा, एक सर्कल ऐसा। अब ये 8 का था ना, 16 का बनाना है अब। यहाँ से 16, हाँ सेंटर से 16 नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ से 16 है, सेंटर से 45 लाख हो जाएगा, 22.5 लाख हो जाएगा सेंटर से, यहाँ से 16 है। तो यहाँ से अब एक सर्कल और ऐसा बनाना है, ऐसा पूरा सर्कल रहेगा, कोसेंट्रिक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समुद्र हो गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा अब,
एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे ये द्वीप हो जाएगा पूरा, जैसा बना रहा हूँ ना, ये पूरा सॉलिड रहेगा, ये ऐसा द्वीप हो जाएगा। ये हो गया इतना, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 16 लाख में पहले 8 लाख का एक ऐसा सर्कल बना लेता हूँ। हाँ, ये पूरा द्वीप रहेगा। और अब ये सर्कल क्यों बनाया मैंने, इसको 2 भाग में डिवाइड करना था, क्यों करा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये पूरा द्वीप रहेगा, ये वापस द्वीप हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ये क्या बना रहे हैं, पृथ्वी, पहली पृथ्वी ऊपर से देखने पे कैसे दिखती है वो बना रहे हैं। तो बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ एक क्षेत्र है, एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप यहाँ बनाया था, ये दिख रहा बीच में गोला भरा हुआ बिल्कुल सॉलिड, जम्बू द्वीप हो गया। नाम सुना होगा आपने जम्बू द्वीप। क्या है जम्बू द्वीप, एक द्वीप है मध्य लोक के बीचों बीच, सुमेरु पर्वत उसके मध्य में है, और सुमेरु पर्वत से त्रिज्या लेनी है, कितनी लेनी है, 50,000 योजन। तो 1 लाख का पूरा रेडियस, 1 लाख का डायमीटर का पूरा एक द्वीप बनेगा, इसका नाम जम्बू द्वीप। अब क्या करना है, जम्बू द्वीप के बाहर एक समुद्र बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इस समुद्र की अब डायमेंशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा दिया डायमेंशन, मतलब ये पूरा 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 8 है, फिर ये 16 है। ठीक है, इसके बाद और भी रहेंगे, ओपन देखते हैं अभी, लेकिन फिर इतना समझते हैं। फिर इसका नाम हो गया, समुद्र का नाम रखा है लवण समुद्र। ठीक है, इसका दूसरा द्वीप आया, ये लवण समुद्र हो गया यहाँ पे, है ना, ये लवण समुद्र अंदर वाला, ये वाला समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लवण समुद्र, ये हो गया लवण समुद्र। ठीक है, ये वाला, और ये जम्बू द्वीप अंदर वाला। अब ये तीसरा जो बनाया है, ये यहाँ से लेते हैं इसको, ये तीसरा जो बनाया है ये भी एक द्वीप है, इसका नाम है धातकी खंड। ठीक है, इसके बाद वो समुद्र बनाया एक और बाहर। ठीक है, ये समुद्र बनाया ना एक और बाहर की तरफ, इसका नाम है कालोदधी समुद्र। कालोद समुद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि उदधी का मतलब ही समुद्र होता है, लेकिन पूरा लिख देते हैं हम लोग कालोदधी, कालोदधी समुद्र। अब कालोदधी समुद्र के बाहर, ये कालोदधी समुद्र के बाहर एक द्वीप और बनाया है यहाँ पे, ऐसा इसके चारों तरफ, ये द्वीप था पूरा, है ना, इस प्रकार से। ये जो द्वीप है इसका नाम क्या है, पुष्कर द्वीप। पुष्करवर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पुष्कर भी लिखा, पुष्करवर लिखते हैं, चलो पुष्करवर द्वीप। इतना समझ में आया, मतलब क्या करना है, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ द्वीप, द्वीप से चारों ओर घिरा हुआ समुद्र, समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ वापस द्वीप, द्वीप से घिरा हुआ वापस समुद्र, समुद्र से वापस घिरा हुआ द्वीप। कितने द्वीप हो गए, 3 द्वीप हो गए अभी तक, जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करवर द्वीप। समुद्र की तो कितने कितने द्वीप बना लिए हमने, 3 बना लिए। कितने समुद्र बनाए हैं, 2 बनाए हैं। पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है धातकी खंड, तीसरे द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। जम्बू द्वीप और धातकी खंड के बीच में जो समुद्र है उसका नाम है लवण समुद्र। धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप के बीच में समुद्र, उसका नाम कालोदधी समुद्र है। इसको ऑर्डर से देखें, यदि हम सुमेरु पर्वत से लगाएं तो पहले जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, उसके बाद एक समुद्र आएगा जिसका नाम है पुष्करवर समुद्र, जो बनाया नहीं हमने, यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी उसकी। इतना हो गया, ये हो गया इतना पूरा। अब ये सब क्या करना है, कहाँ तक बनाना है, ये 1 राजू तक बनाना है इसको। 1 राजू का विस्तार था ना इसका, तो कितने द्वीप और कितने समुद्र बनेंगे, 1 राजू में कितने, जो मध्य लोक है उसमें कितने द्वीप और कितने समुद्र होते हैं। तो उसका उत्तर है कितना, आप सोच सकते हो, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र बनाने हैं ऐसे, असंख्यात द्वीप, और जितने द्वीप रहेंगे उतने ही समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र मध्यलोक में पाए जाते हैं। अब ये असंख्यात बना लेना, अब ऐसा बन जाएगा असंख्यात। अब क्या करना है, आखिरी जो है, और संख्या तो बना नहीं सकते, हम समझ में आया कि क्यों इसको स्केल पे नहीं बना सकता मैं, अब समझ में आ गया होगा आपको। असंख्यात बनाने हैं, असंख्यात का नंबर ही नहीं अपने पास में, लेकिन आखिरी बनाना पड़ेगा अपने पास, जरूरत है उसकी। तो आखिरी सब बनाते चले जाएगा, संख्यात तक है ना, बनते जाएंगे खूब सारे असंख्यात, असंख्यात से बनाते हैं ना, खूब सारे संख्यात हो जाएंगे। जो आखिरी आएगा, अब ये आखिरी आया, आखिरी की जरूरत है आज अपने को। थोड़ा नीचे करते हैं आखिरी बनाने के लिए इसको। आखिरी क्या है, आखिरी समुद्र आएगा एक। ठीक है, समुद्र कैसा रहेगा, तो वो जो त्रसनाड़ी बनाई थी अपन ने, वो बना देते हैं। उसका समय आ गया, पहले हटा दी थी ना मैंने बोला पहले अपन क्या ये बनाते उसका तो बनाएंगे, नहीं तो क्या बड़ा फिगर जो है बड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो एक अपन ने एक वो बनाई थी अपन ने, यहाँ पे त्रसनाड़ी बनी थी स्क्वायर शेप की, ऐसी स्क्वायर शेप की। और ये फिगर स्केल पे नहीं है बिल्कुल भी, हाँ
फिगर बिल्कुल भी स्केल पे नहीं बना रहे हम, जितना जैसा होना चाहिए उसका, तो ये बिल्कुल बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। स्केल पे नहीं मतलब क्या कि जैसा जैसे जम्बू द्वीप का इतना विस्तार है उतना फिर मध्य राजू साकी चीजों का तो ऐसा नहीं बना रहे हम, बना भी नहीं सकते हो। तो ये ऐसा अब जो आखिरी समुद्र आएगा वो आखिरी समुद्र कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, इनको टच करते हुए जाएगा पूरा। ये आखिरी समुद्र ऐसा जा रहा है, टच करते हुए पूरा जो त्रस नाड़ी उसको टच करवाते हुए ले आना है पूरा टेंजेंशियल उसको। आखिरी समुद्र ऐसा बनेगा, त्रस नाड़ी से बिल्कुल होते हुए ऐसा जाएगा। ये हो गया, ये हो गया समुद्र। इसके पहले एक द्वीप है, वो द्वीप भी बनाना है। तो द्वीप जो रहेगा इसके पहले, क्योंकि द्वीप समुद्र ऐसा बना रहे हैं ना, तो आखिर समुद्र जो बनाया है, समुद्र के पहले एक द्वीप बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ऐसा हो गया है फिगर की ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये इसके अंदर एक द्वीप बनाना था, ये द्वीप बनाया है ऐसा। ये द्वीप बनाया है, द्वीप के पहले का समुद्र भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो द्वीप की बाउंड्री कहाँ है फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक द्वीप हो गया ये ऐसा। बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। फिगर थोड़ा सा बन रहा है, वो भी ठीक नहीं है, बाकी समझने के लिए अभी काम चल जाएगा हमारा इस प्रकार से। अभी क्या है देखते हैं हम लोग, चिंता मत करो, समझाते हैं अभी। हाँ, तो ये क्या करा, आखिरी समुद्र बनाया हमने। आखिरी समुद्र कहाँ बना है इसमें, तो आखिरी समुद्र का भी डायमेंशन रहेगा ना कुछ, तो ये आखिरी समुद्र बनाइए, ये आखिरी समुद्र है यहाँ पे। समझ में आ गया आखिरी समुद्र, ठीक है। इसकी समुद्र के पहले एक द्वीप है, तो द्वीप कहाँ है, वो द्वीप ये बना दिया हमने, ये आखिरी है, ठीक है। ये आखिरी द्वीप आखिरी समुद्र बना दिया है। इसके पहले असंख्यात द्वीप समूह असंख्यात द्वीप संख्या समूह बनाना है हमको, लेकिन हमको आखिरी बनाना था, वो बना दिया है। और आखिरी में 4 कोने जो दिख रहे हैं, ये 4 कोने यहाँ पे बन गए हैं। एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। ये कोना क्यों है, तो ये त्रस नाड़ी का जो भाग था उतना एक कोना बन गया। ये समझ में आया है, कुछ नहीं करना है। एक चूड़ी के ऊपर बड़ी चूड़ी, बड़ी चूड़ी के ऊपर उससे बड़ी चूड़ी, उस बड़ी चूड़ी के ऊपर और उससे बड़ी चूड़ी, ऐसे करते जाना है, रखते चले जाना है, द्वीप समुद्र बनते चले जाएंगे। फिर आखिरी में जो आखिरी चूड़ी रहेगी उसमें ऐसा स्क्वायर शेप का बना देना। तो ये हमारा बिल्कुल मध्य लोक की रचना ऐसी है। लेकिन कितनी चूड़ियां रखनी है, असंख्यात द्वीप असंख्यात समूह है, इतनी चूड़ियां रखनी है। चूड़ियां होती है ना, चूड़ियां एक के ऊपर एक, चूड़ियां बेंगल्स कॉन्सेंट्रिक, एक मतलब बड़ी 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 बनाते हुए चले जाना है। अब प्रश्न ये था कि इसमें त्रियंश कहाँ पाए जाते हैं, तो सुनो भाई, त्रियंश जो है एकेंद्री जो है वो तो सर्वत्र मध्यलोक में पाए जाते हैं। एकेंद्रीय त्रियंश तो पूरे मध्यलोक में, क्या एकेंद्रीय त्रियंश तो पूरे तीनों लोकों में पाए जाते हैं, चाहे त्रस नाड़ी हो चाहे त्रस नाड़ी के बाहर हो, क्योंकि नाम ही त्रस नाड़ी है ना, तो त्रस नाड़ी के बाहर एकेंद्रीय तो पाए जा सकते हैं। लेकिन अब त्रस है वो त्रस कहाँ पाए जा सकते हैं, तो ऊंचाई तो हमने बना ली थी कितनी, 1,40,000 योजन, इतनी ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ी कितनी है, और लंबाई चौड़ी में ऊपर से देखने पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश। तो पहले पंचेंद्रिय की बात करें, चलो पहले विकल्प त्रय प्लस पंचेंद्रिय सबकी बात करते हैं। तो जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रियंश जो हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो आखिरी समुद्र था, आखिरी समुद्र का नाम लिख लो, बार बार आप पढ़ेंगे, इसको आएगा कहीं, मतलब मेरे इसमें तो नहीं आएगा छड़ाला में, लेकिन आप कहीं और पढ़ेंगे तो स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र नाम है आखिरी समुद्र का, ठीक है। स्वयंभू रमण समुद्र के पहले जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। तो जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है, पहले के 2 द्वीपों के बाद जो द्वीप का नाम है वही उसके बाद वाले समुद्र का नाम है। जैसे पुष्करवड़ द्वीप है ना, उसके बाद वाला जो समुद्र उसका नाम पुष्करवड़ समुद्र है। इसी प्रकार स्वयंभू रमण समुद्र है, इसके पहले वाला जो द्वीप है उसका नाम, मतलब ये जो द्वीप बनाया था यहाँ पे, इसका नाम, ये जो बनाया था द्वीप हमने, इसका नाम स्वयंभू रमण द्वीप है, ठीक है। अब ये स्वयंभू रमण द्वीप है, इसके बीच में एक लाइन डालना है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। इसके 2 हिस्से बना लेना आप ऐसे, लाइन डाल के बीच में, अब इसमें जगह नहीं बची अपने पास में, ऐसे लाइन डालना है, लाइन डाल के 2 हिस्से बनाना है ऐसा। ये लाइन डल गई, लाइन के बाद 2 हिस्से हो गए। तो जो दूसरा वाला हिस्सा समुद्र की तरफ है, वहां से लेकर ये जो 4 कॉर्नर बनाए हैं यहाँ तक कौन कौन पाए जाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, त्रियंश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक कौन पाया जाएगा, यहाँ तक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंश यहाँ से यहाँ तक पाए जाते हैं। ये तो अपन बाहर से शुरू कर रहे हैं, अंदर भी जाएंगे हो, ऐसा नहीं कि मध्य लोक जहाँ बैठे वहां भी तो है ना, तो बाहर से शुरू कर रहे हैं अभी। बाहर से कहाँ पाए जाएंगे, तो ये स्वयंभू रमण द्वीप जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। जो बाहर वाला हिस्सा है समुद्र की तरफ, मतलब स्वयंभू रमण समुद्र की तरफ जो हिस्सा है, उस बाहर वाले हिस्से में प्लस स्वयंभू रमण समुद्र में, प्लस ये 4 कॉर्नर बना रखे हैं एंड में, ये 4 पहला दूसरा नीचे भी 2 है ऐसे, इन 4 कॉर्नर में
द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच पाए जाते हैं। मतलब विकलेंद्रिय प्लस पंचेंद्रिय त्रियंच कहाँ पाए जाते हैं? बाहर की तरफ से देखें हम लोग, मतलब बाहर की बात करें तो स्वयंभू रमण द्वीप जो बनाया था उसका जो सेकेंड हाफ है वहां से लेके प्लस स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाएंगे, प्लस ये जो आखिरी के 4 कॉर्नर है यहाँ पर पाए जाएंगे। इतना समझ में आया? ये तो बाहर की बात हुई। अब अंदर कहाँ पाए जाएंगे, मतलब अंदर कहाँ पाए जाएंगे? तो पहले बाहर का हो गया, एकदम अंदर से चलते हैं अपन, बिल्कुल अंदर से। तो अंदर कहाँ पाए जाएंगे? तो ये देखो, अब अंदर क्या है, जम्बू द्वीप बनाया हमने। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ आप। मैं अभी आना शुरू हुई क्या? सिग्नल तो फुल है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही क्या? एक सेकेंड। आ रही है क्या? आ रही है? हाँ भाई। चलो बढ़िया है। हम्म। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बाहर का हो गया है, अब अंदर चलते हैं हम। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं यहाँ पे जम्बू द्वीप में? तो जम्बू द्वीप में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक जम्बू द्वीप में पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र उसमें पाए जाते हैं क्या? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक त्रियंच, हाँ पाए जाते हैं। धात की खंड में पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। कालोदरी समुद्र में पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। पुष्कर द्वीप में, जो आधा पुष्कर द्वीप है वहां तक पाए जाते हैं क्या? तो अब पुष्कर द्वीप भी आधा बनाना है। आधा क्यों बोल रहे हैं वो देखेंगे बाद में, लेकिन जैसे स्वयं भू रमण समुद्र को आधा किया था, स्वयं भू रमण द्वीप को आधा किया था, तो इसका जो पुष्कर द्वीप बनाया था हमने यहाँ पे, ये पुष्कर द्वीप बनाया था ना यहाँ पे, ये पुष्कर द्वीप जहाँ भी बनाया था हमने, ये इसको भी आधा कर लेना। जो अंदर का हिस्सा है उस आधे में पाए जाते हैं क्या? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। इतना समझ में आ गया? अब पुष्कर वर द्वीप का जो सेकेंड हाफ है और स्वयं भू रमण समुद्र तक का जो सेकेंड हाफ है, पहला वाला हाफ, वो बच गया अपना। अभी वहां वहां कौन पाए जाते हैं? तो वहां पे सिर्फ पंचेंद्रिय त्रियंच ही पाए जाते हैं, वहां पे विकल्प त्रियंच नहीं पाए जाते। बस इतना सा है। आया समझ में कहाँ कहाँ पाए जाते त्रियंच? फिर वापस से करें एक बार। जम्बू द्वीप में देखो, जम्बू द्वीप में सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप की जो कर्म भूमियां हैं वहां पाए जाते हैं, लेकिन कर्म भूमि क्या होती है वो बताएंगे तो उसमें वापस एक सेशन हमको लगाना पड़ेगा पूरा, तो वो नहीं बता रहे हैं आप कर्म भूमियां क्या होती है, वो आप अन्यत्र कहीं पढ़ लेना। जो कर्म एक्चुअली क्या है, कहना तो ये था बस, कर्म भूमियों में पाए जाते हैं विकलत्रय प्लस पंचेंद्री, और कर्म भूमि के अलावा पाए जाते हैं पंचेंद्री। ठीक है, इतना कहना है। लेकिन अब कर्म भूमियां क्या होती है पढ़ा नहीं है, तो पूरा अपन विस्तार समझ रहे हैं। जम्बू द्वीप की कर्म भूमि क्या होती है, कर्म भूमि वो नहीं समझ रहे, लेकिन जम्बू द्वीप में पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में भी कर्म भूमि जो है वहीं पाए जाते हैं क्या? विकलत्रय प्लस पंचेंद्री। और बाकी शेष क्षेत्रों में क्या पाया जाता है जम्बू द्वीप में? सिर्फ पंचेंद्री त्रियंच। एकेंद्री तो पाए जाएंगे, एकेंद्री की बात नहीं कर रहे हैं, त्रस की बात कर रहे हैं। समझ में आया? जम्बू द्वीप में कर्म भूमियों में विकलत्रय प्लस पंचेंद्री, जम्बू द्वीप की शेष भूमियों में सिर्फ पंचेंद्री। इसी प्रकार आप बाहर निकले लवण समुद्र में, तो लवण समुद्र में सर्वत्र विकलत्रय भी है, पंचेंद्री भी है। धात की खंड में, धात की खंड में आ जाओ तो धात की खंड में भी कुछ कर्म भूमि है और कुछ कर्म भूमि के अलावा कुछ भूमियां हैं। तो कर्म भूमि है तो वहां पे सेम विकलत्रय प्लस पंचेंद्री। धात की खंड की शेष भूमियों में सिर्फ पंचेंद्री। तो अब बाहर आ जाओ, कालोदरी समुद्र, कालोदरी समुद्र में विकलत्रय भी है, पंचेंद्री भी है। उसके बाहर आ जाओ, पुष्कर द्वीप, उसका भी आधा हिस्सा लेना है, अंदर वाला आधा। अंदर वाले हिस्से में जो कर्म भूमियां हैं उसमें पंचेंद्री प्लस विकलत्रय। कर्म भूमि को छोड़ के बाकी जो शेष आधा बचा हुआ पुष्कर द्वीप उसमें सिर्फ पंचेंद्रीय। और अब पुष्कर द्वीप का जो बचाव बाहर वाला आधा हिस्सा है वहां से लेकर चलते जाओ, सिर्फ द्वीपों द्वीपों में जाना है। अब समुद्र में मत जाना, सिर्फ द्वीपों 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 में जितने भी द्वीप है, असंख्यात द्वीप, सब में कहा पंचेंद्री त्रियंच, विकलत्रय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक जाना है ऐसा? स्वयंभू रमण द्वीप जो है आधा, वहां तक पंचेंद्रीय त्रियंच, विकलत्रय नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप का जो सेकंड हाफ है वहां पे विकलत्रय प्लस पंचेंद्री। स्वयंभू रमण समुद्र में विकलत्रय प्लस पंचेंद्री, और जो 4 कॉर्नर है वहां पे विकलत्रय प्लस पंचेंद्री। समझ में आया कहाँ पाए जाते हैं? एक क्लास में समझाने की कोशिश करी है पूरा मध्यलोक में कहाँ का त्रियंच पाए जाते हैं। समझ में आया? इसके आधार से अपन ने मध्यलोक भी समझा कि मध्यलोक में जम्बू द्वीप कहाँ पर है और
उसका क्या रचना है, और यही चीज हम रिपीट करेंगे, लेकिन पूरी रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ पुष्कर वर्ड जो बनाया ना, पुष्कर द्वीप, ये चीज रिपीट करेंगे जब मनुष्य गति का वर्णन आएगा कि मनुष्य वहीं तक पाए जाते हैं। मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न आएगा ना अभी, और हम कहाँ बैठे हैं, ये प्रश्न है अभी। तो ये प्रश्न अभी जब मनुष्य गति पढ़ेंगे तब समझेंगे कि हम कहाँ पर बैठे हैं और कहाँ तक मनुष्य पाए जाते हैं। लेकिन अभी तिर्यंश कहाँ तक पाए जाते हैं वो प्रश्न था। तिर्यंश इस प्रकार से पूरे मध्यलोक में पाए जाते हैं। जो जो भी कर्म भूमियां हैं, कहने का शॉर्ट में तो ये है कि जितनी भी कर्म भूमियां हैं वहाँ विकलत्रय प्लस तिर्यंश पाए जाते हैं, और बची जो भूमियां हैं वहाँ पे पंचेंद्रिय तिर्यंश पाए जाते हैं। शॉर्ट में तो ये है। थोड़ा विस्तार से देखना है तो कर्म भूमियां कहाँ कहाँ होती है, फिर प्रश्न ये आएगा कि कौन कहाँ कहाँ है कर्म भूमियां। तो जम्बू द्वीप में कर्म भूमि है, धात और जो लवण समुद्र में कर्म, वो भी कर्म भूमि ऐसी वहाँ व्यवस्था है। और जम्बू द्वीप के बाद जो धात की खंड है, उसके बाद जो समुद्र है, उसका जो पुष्कर आधा जो है वहां तक, इतनी कर्म भूमियां हैं। उसके बाद स्वयंभू रमण समुद्र का जो आधा, स्वयंभू रमण द्वीप जो है उसका जो बाहर वाला आधा हिस्सा है, कर्म भूमि ऐसी व्यवस्था है वहाँ पे। स्वयंभू रमण समुद्र में वो ऐसी व्यवस्था, जो बाकी के 4 कॉर्नर है वहाँ पे कर्म भूमि जैसा काल चलता है वैसी व्यवस्था है, मतलब वहाँ पे भी विकलत्रय प्लस पंचेंद्रिय पाए जाते हैं। बाकी जो भूमियां हैं बच गई, जो बाकी जो द्वीप समुद्र बच गए बीच के, उनका क्या, तो जितने भी द्वीप थे वहां पे सिर्फ पंचेंद्रिय त्रियंची पाए जाएंगे। जो बीच के समुद्र बच गए उनका क्या, तो वहां पे जलचर नहीं पाए जाते हैं, समुद्र में नहीं पाए जाएंगे, कहने का मतलब ये है समुद्र में त्रियंच नहीं पाए जाते हैं। पुष्कर वर से लेके स्वयंभू रमण समुद्र के बीच वाला जो समुद्र है उसमें। आया समझ में? प्रश्न है किसी का कुछ? नहीं आया? कुछ तो बोलो, आया कि नहीं आया? एक बार मैं बोलता हूँ, हाँ बोलो। समझना। हाँ बोलो बोलो। सबसे पहले स्वयंभू रमण द्वीप के आदेश से जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है हाँ उसमें पाए जाते हैं विकलत्रय प्लस पंचेंद्रिय। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। स्वयंभू रमण द्वीप के आदेश से लेकर पुष्कर द्वीप के आदेश से तक सिर्फ हाँ पंचेंद्रिय त्रियंच पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक। और उसके बाद में मध्यलोक, मतलब मध्यलोक के अपना अपना जम्बू द्वीप, हाँ। और जम्बू द्वीप से लेके पुष्कर द्वीप के बीच में विकलत्रय और पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना इतना? बिल्कुल सही है। और स्वयंभू रमण अब समुद्र और कर्म तो भूमि में विकलत्रय मतलब हाँ हाँ बोलो। कर्म भूमि मतलब इन जो जहां जहां पर ये पाए जाते हैं, और हाँ बेसिकली उनको कर्म भूमि बोलते हैं। उसमें हाँ विकलत्रय और पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो जगह है हाँ उसको कौन सी भूमि बोलते हैं वो पूछना है। हाँ नहीं, पहली बात तो ये है कि इनको कर्म भूमि नहीं बोलते हैं, जम्बू द्वीप में कर्म भूमि होती है। ठीक है, ऐसा है। तो अच्छा, जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप में में। जो कर्म भूमि है वहां पाए जाएंगे। जम्बू द्वीप में जो कर्म भूमि ओके। नहीं है वहां से पंचेंद्रिय पाए जाएंगे। जम्बू द्वीप में जो कर्म भूमि है वहां पे विकलत्रय प्लस पंचेंद्रिय पाए जाएंगे। इसी प्रकार धातुकेट में भी लगाना, इसी प्रकार पुष्कर वन में भी लगाना कि यहाँ पे जो कर्म भूमियां हैं वहां पे पाए जाएंगे। तो कर्म भूमि के अलावा कौन सी भूमियां होती है, ये प्रश्न है। तो 2 प्रकार की भूमि की हम्म। चर्चा है, एक तो है भोग भूमि, एक है कर्म भूमि। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे नहीं क्या होती भोग भूमि हो भोग भूमि में अलग व्यवस्था है, कर्म भूमि में अलग व्यवस्था है। लेकिन आपने सुना होगा आज शायद अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याण है, शायद आज आपने सुना होगा कि जो अजितनाथ भगवान थे उनके काल में 170 तीर्थंकर थे विराजमान। ऐसा कभी सुना हो आपने? ठीक है, तो 170 तीर्थंकर कहाँ कहाँ विराजमान थे? तो वो 170 तीर्थंकर 170 कर्म भूमियों पे विराजमान थे। वो 170 कर्म भूमियां कहाँ पे थी? तो उसमें से 8 दूनी 16 32 34 कर्म भूमि जम्बू द्वीप में थी। 34 इंटू 2 धात की खंड में, और 34 इंटू 2 पुष्कर वर द्वीप के आधे भाग में। तो इन सबको जोड़ोगे आप, जब 34 इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 170। तो 170 कर्म भूमियां हैं। मैंने तीर्थंकर के से जोड़ दिया उसको क्योंकि आज का प्रसंग था। 170 कर्म भूमियां हैं। कहीं कहीं 15 कर्म भूमियां भी लिखा हुआ आता है। वो जब जो विदेश क्षेत्र है उसको एक मान लेते हैं, तो 15 मान लेते हैं उसको। ठीक है, लेकिन विदेश क्षेत्र में भी जितनी नगरियां उसको ब्रेकअप करोगे आप, तो ब्रेकअप करने के बाद 170 कर्म भूमियां होती है इस प्रकार से। तो कर्म भूमियां कहाँ हैं, उनकी रचना क्या है? कहीं होती है जम्बू द्वीप में, अभी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे कि जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कर्म भूमियां कहीं हैं, ऐसा इस प्रकार से है। इस जम्बू द्वीप में लिया है, वैसे विदेश क्षेत्र में भी लेना है, वैसे ही धात के खंड में भी लेना है, सब में ऐसे ही लेना है। इस प्रकार से कर्म भूमि हुई, और इस प्रकार से जो बची हुई शेष भूमियां हैं उनको भोग भूमियां कहते हैं।
तो भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि भोग भूमिया है वहां, तो वहां पे निर्माण संभव नहीं है वहां से, इसलिए तीर्थंकर भी नहीं होते, अरिहंत भी नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये है, समझ में आया ये तीर्थंकर त्रियंश कहाँ होते हैं? एक क्वेश्चन और, विदेश क्षेत्र कहाँ पर है यहाँ पर? अब विदेश क्षेत्र कहाँ पर है, ये देखो मैं विषय नहीं है, आपने पूछा है, शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ मैं, बस 2 मिनट में जितना समझ में आया ठीक है, नहीं तो फिर अब उसके लिए अलग से अपने को बैठना पड़ेगा। ये जम्बूद्वीप बनाया था ना, जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत बनाया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में अब जम्बूद्वीप के क्या करना है अपने को, 6 हिस्से करना है। तो 6 हिस्से कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 पर्वत बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जम्बूद्वीप के 6 हिस्से करे हैं, 6 पर्वत बनाए हैं यहाँ पे। ऊपर से देख रहे हैं जम्बूद्वीप को, हाँ, साइड से मत देख लेना कोई, ऊपर से देख रहे हैं जम्बूद्वीप को तो कैसा दिखेगा, बीच में सुमेरु पर्वत डॉट जैसा दिख रहा है। अब डॉट के ऊपर 3 पर्वत नीचे बनाए, 3 पर्वत ऊपर बनाए, हर एक पर्वत को एक कुलाचल बोलते हैं, कुलाचल, ठीक है। तो अब जम्बूद्वीप के में 6 पर्वत बनाए तो 7 भागों में डिवाइड हो गया ये, पहला भाग ये रहा, दूसरा 7वां भाग ये रहा, बीच का जो भाग है ये पहला भाग है, नीचे ये है ना, पहला भाग ये है, सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार आखिरी में जाएंगे तो आखिरी जो भाग है वो 7वां भाग हो जाएगा, दिस इज 7, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्न है कि विदेश क्षेत्र कहाँ है, तो उसके पहले बताता हूँ भरत क्षेत्र कहाँ है। भरत क्षेत्र है, नाम सुना होगा भरत क्षेत्र, एक साथ एक नाम और सुना होगा आपने, काफी फेमस है, एरावत क्षेत्र, एरावत, ये 2 क्षेत्र के नाम सुने होंगे। तो भरत ये हो गया, एरावत ये हो गया। अब प्रश्न है कि विदेश क्षेत्र कहाँ है, तो ये सुमेरु पर्वत बनाया था, ये 2 पर्वत बनाया था यहाँ पे, एक ये था एक ये था, इसके जो बीच का जो क्षेत्र है, इतना सा हिस्सा हटा देना यहाँ पे, ये हिस्सा हटा के ये जो बचा हुआ क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पे, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा, इस लाइन डाल रहा हूँ ना मैं, ये ऐसी, ये पूरा क्षेत्र विदेश क्षेत्र है। तो ये भरत क्षेत्र, भरत ये जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र है। ऐसी की ऐसी रचना धात की खंड में ही बनेगी, ऐसी की ऐसी रचना पुष्कर द्वीप का जो आधा हिस्सा उसमें बनेगी। तो टोटल कितने विदेश क्षेत्र हो जाएंगे फिर, एक जम्बू द्वीप का, 2 लगाना धात की खंड के, 2 लगाना पुष्कर द्वीप का आधा हिस्सा, इसको पुष्करार्ध बोलते हैं। पुष्करार्ध द्वीप में 2 लगाना, टोटल 5 विदेश क्षेत्र हो जाएंगे। एक विदेश क्षेत्र में 8 नगरी ऊपर बनेगी, यहाँ 8 नगरी नीचे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, टोटल आएगी 32 नगरियां। टोटल 5 विदेश क्षेत्रों में हो जाएगी 160 नगरियां, और 5 ये एक भरत क्षेत्र यहाँ बनाया था जम्बूद्वीप का, 2 बनाएंगे भरत क्षेत्र, 2 धात के खंड के, 2 पुष्कर द्वीप के, 5 भरत क्षेत्र हो जाएंगे। इसी प्रकार एक एरावत क्षेत्र जम्बूद्वीप का, 2 एरावत क्षेत्र धात के खंड के, 2 एरावत क्षेत्र पुष्कर द्वीप के, टोटल हो जाएंगे 5 एरावत क्षेत्र, तो हो जाएगी 160 विदेश क्षेत्र, 5 भरत 5 एरावत, टोटल आएंगे 170 कर्म भूमियां। 170 तीर्थंकर एक समय में विराजमान हो सकते हैं, एक कर्मभूमि में एक तीर्थंकर। तो एक समय में तीर्थंकर भी मैक्सिमम हुए तो कितने होंगे, 170, 170, इस प्रकार से है। अभी इसका वर्णन ज्यादा करेंगे नहीं, अपने सिलेबस के बाहर है ठीक है। इसका यदि आपको पढ़ना है तो आप 3रा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, 4था अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, उसमें इसका थोड़ा सा वर्णन है, ज्यादा तो वहाँ भी टीकाएं पढ़ोगे जो उस पर डिपेंड करता है। बाकी तिलोय पंडित त्रिलोक सार, इन ग्रंथों में जम्बूद्वीप पंडित इसमें पूरा वर्णन आएगा इसका, ठीक है। तो विदेश क्षेत्र अपन यहाँ है भरत क्षेत्र में, जो विदेश क्षेत्र यहाँ ऊपर है बीच में, ठीक है। और ये भोग भूमिया हो गई, देखो ये कर्म भूमि हो गई थी, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है ना, ये 4, और ये फिर 3 नंबर, और ये 2 नंबर, ऐसा नंबर डालें किसी कारण से। तो ये जो 2 नंबर है ये जगन्य भोग भूमि, ये 3 नंबर है मध्यम भोग भूमि, और ये 4 नंबर है उत्तम भोग भूमि। अब ये भोग भूमिया क्या होती है, ये अलग विषय है अपने आप में, लेकिन कर्म भूमि नहीं है वो, भोग भूमि है। वहाँ पे उत्तम भोग पाए जाते हैं, वहाँ पे असीम कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प नहीं चलता है वहाँ पे, तो आपको जो भी चाहिए कल्पक्ष से मांग लो, और बस भोग, वहाँ पे भोगी भोग पाए जाते हैं, किसी प्रकार कोई दुख नहीं है, और सारी भोग सामग्री उपलब्ध, इसलिए उसको भोग भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये है, आया समझ में, जितना भी आया ठीक है, ये हमारा सिलेबस में नहीं था वैसे भी ठीक है। अब आप जम्बूद्वीप पढ़ना, जम्बूद्वीप का नक्शा ऊपर से देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या बना हुआ है जम्बूद्वीप में, सुमेरु पर्वत, आपको अभी इंटरनेट पे आप देख लोगे, अभी आपको अभी मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। किसी को कोई प्रश्न जो समझाया उसमें त्रियंश कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कोई प्रश्न है किसी का? थोड़ा हमने फास्ट चलाया इसको, इतना मतलब ये विषय बहुत बड़ा था, लेकिन थोड़ा संक्षेप में समझने के लिए हम फास्ट चलाया इसको, जितना भी समझ में आया ठीक है। छड़ाला समझने के लिए समझना आवश्यक नहीं था, लेकिन बस अब थोड़ा देखिए आगे की ग्रंथों की भूमिका आपको बंध जाए, मिल जाए यहाँ से, वो प्रयोजन था। और ये भी था कि मध्य लोक कैसा होता है, तिर्यक लोक कैसा होता है। प्रश्न किसी का कुछ? चलो फिर आज इतना ही करते हैं।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।